नीड ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मान लेते हैं मेरे पास एक कार है, तो कार के पीछे क्या क्या रिस्क होगा, और जब रिस्क होगा तो नीड ऑलरेडी इंश्योरेंस की हो ही जाती है। कार इधर डैमेज होगा ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, कार में गेंद लग गई, डैमेज हुआ। या तो कार एक्सीडेंट होता है, इंजरी टू ड्राइवर, कार ड्राइवर को होगा, या किसी और को इंजरी होगा ड्यू टू कार एक्सीडेंट, या कार चोरी हो जाती है। तो एक कार के साथ तीन रिस्क होता ही है, बेसिक रिस्क होता ही है। रिस्क रिलेटेड टू जॉब की अगर हम बात करें तो या तो मेरा डेथ हो जाता है, लॉस ऑफ इनकम होगा। अगर अनटाइमली डेथ होता है, मेरे बच्चे का एडुकेशन, होम लोन, ईएमआई वगैरह सब इफेक्टेड होगा। डिसेबिलिटी होगा या लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू कैपेसिटी, यानी तो या तो मेरा डेथ हुआ, या अर्निंग का नुकसान हुआ, या डिसेबिलिटी हुआ। एक जॉब से रिलेटेड रिस्क होता ही है। बिजनेस की बात करें तो प्रीमाइसेस डैमेज होता है, मशीनरी स्टोलन होगा, या फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण डैमेज होता है, या डैमेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड होता है, रिस्क ऑफ थेफ्ट होता है। तो एक इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंश्योरेंस की नीड होती ही होती है। या तो हम कार रखें, या हम जॉब में हैं, या हम कोई बिजनेस करते हैं, हर किसी काम के लिए हमको इंश्योरेंस की नीड होती ही होती है। अब हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो मेरे पास एक मोटर इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, और एक फायर इंश्योरेंस है। ये हमारा टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। जो कुछ भी कंसिडरेशन अमाउंट एज ए पे करते हैं हम एज ए कंसिडरेशन टू इंश्योरेंस कंपनी को फॉर बेयरिंग ऑफ द रिस्क, वही हमारा प्रीमियम कहलाता है। यानी हम इंश्योरेंस लेते हैं, उसके बदले में जो कुछ भी हम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इंश्योरर को रिटर्न करते हैं वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस ये था। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो इससे एक आध क्वेश्चन आता ही है। अब हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में 1818 1818 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो पहली कंपनी थी एस्टैब्लिश इन कलकत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रादर देन समटाइम हमको मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। 1829 में मद्रास, 1850 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल फंड, बॉम्बे म्यूचुअल स्टार्ट हुआ था इन मुंबई में। ये मुंबई की पहली इंश्योरेंस कंपनी थी 1870 में। 1874 में ओरिएंटल इंश्योरेंस इस्टेब्लिश हुआ था। 1896 में भारत इंश्योरेंस इस्टेब्लिश हुई थी इन दिल्ली में। पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन सी कंपनी स्टार्ट हुई, तो वो 1896 में। 1897 में अंपायर ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी 1897 में, ये बॉम्बे की। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट रिटन पॉलिसी, रिटन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो हमारा होता है बेबी लोनियन। ये किंग ऑफ हम्बुराबी, बेबीलोनियन ओबेलिस्क मोन्यूमेंट, ये पहली रिटन इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ये किंग ऑफ हम्बुराबी की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन आते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कि कौन सी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, तो LIC 1 सितंबर 1956, GIC 1873, इसको सीधा याद करना ही रहता है। पोस्टल इंश्योरेंस 1999 का, इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आता है। IRDA कब एस्टैब्लिश हुआ, तो 99 में। और IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मार्च 2015 में। FDI अभी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% है। अब आता है कि बेसिक प्रीमियम कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जब कभी हम प्रीमियम की बात करते हैं तो इसमें अदर फैक्टर, स्टैटिक्स एक्सेट्रा भी रहता है, मोर्टेलिटी रेट रहता है, बट यहाँ पे जहाँ पे हमको बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट करना है वहाँ पे हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार 500 है। अभी ये 500 मेरा टोटल नंबर ऑफ कार है। एक कार की कीमत 10,000 है। 5 कार का नुकसान हो गया, यानी टोटल नुकसान कितना हो गया, 5,000 रुपीज़। एक कार की कीमत 10,000 रुपीज़ थी, टोटल 5 कार का नुकसान हुआ,
टोटल नुकसान हो गया मेरा 50,000। टोटल कितने कार थे? 500। अभी ये 500 कार से हमको ये 50,000 वसूलना है ताकि रिस्क शेयरिंग हो। तो 5,000, 50,000 डिवाइड बाय 500, 100 रुपये आएगा। ये 100 रुपया प्रीमियम चार्ज अगर हम करते हैं हर किसी से, तो मेरा 5 कार का नुकसान भी होगा, तो ये प्रीमियम सब में डिवाइड हो जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी इसी बेसिक फार्मूले पर प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। अब अगर हम आते हैं कि प्रीमियम में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आदमी या एज, मेल फीमेल, प्रोफेशन क्या है, हैबिट क्या है। प्रोफेशन में मान लो कोई हैजार्डस जॉब करता है, रिस्की जॉब करता है, तो प्रीमियम उसका इंक्रीज होगा। हैबिट क्या है, हैबिट इल हैबिट से एडिक्टेड है तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा। हेल्थ कंडीशन पुअर है तो प्रीमियम बढ़ेगा। फैमिली हिस्ट्री में कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी के हिसाब से फैलते हैं तो प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स जिससे कि प्रीमियम इन्फ्लुएंस होता है। अब आते हैं कि क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस को कितने क्लासेस में बांटा जाता है। तो नॉर्मली इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल और ट्रेवल इंश्योरेंस। बस एक दिमाग में बिठाना है। जनरल इंश्योरेंस में मिसलेनियस में मोटर, लायबिलिटी, इंजीनियरिंग और अदर। समटाइम पूछा जाता है कि लायबिलिटी इंश्योरेंस को किस में रखा जाता है, तो ये एक मिसलेनियस इंश्योरेंस में रखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ में हेल्थ को रखा गया, हेल्थ में मेडिकल, पर्सनल, एक्सीडेंटल, ट्रैवल, और जनरल में फायर, मरीन, मिसलेनियस। मिसलेनियस में मोटर, लायबिलिटी, इंजीनियरिंग एंड अदर्स को रखा जाता है। नोट, अब यहाँ पे कभी कभी एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि ईसीजीसी क्या है। एक्चुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंश्योरेंस के लिए ईसीजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होगा? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होगा, साथ में पॉलिसी होल्डर के बीच में होगा। पॉलिसी होल्डर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ मनी है, पैसे का ही रहता है। कोई भी डेथ या पेरिल लाइक अर्थक्वेक, फायर और डेथ के कारण जो कुछ भी नुकसान हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पे करना पड़ता है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रमेश ने टर्म इंश्योरेंस लिया है 50 लाख का। रमेश ईयरली प्रीमियम भरता है 10,000 और 25 साल के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में है, उन्होंने पॉलिसी ली है। अगर रमेश डाई करता है तो बढ़ जाता है तो उनको 50 लाख रुपया पे करना पड़ता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। अभी इसमें कुछ चीज़ें इंश्योर्ड नहीं होती है, व्हाट कैनॉट बी इंश्योर्ड, तो जैसे स्मगल गुड्स, स्टोलन गुड्स, स्मगल गुड्स, ड्रग्स और आर्म्स एक्सेट्रा। ये सब अगर कोई भी इंटेंशनली कोई रॉन्ग पर्पस के लिए लिया गया है तो इन सब चीज़ों को का इंश्योरेंस नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। देन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा कब? अगर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज है वो भी इंटेंशनली किया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। वैलिड ट्रैफिक ऑफेंसेस है लाइक ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स या जंपिंग सिग्नल्स है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी? डेथ और सुसाइड। डेथ, सुसाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी ईयर्स, जिस साल उन्होंने पॉलिसी ली उसी साल उन्होंने सुसाइड किया। या डिसेबिलिटी है ड्यू टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, जानबूझ के उन्होंने डिसेबिलिटी हुआ है ट्रैफिक रूल्स के कारण या किसी भी कारण, बट इंटेंशनली है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। फाइन पेबल बाय द ट्रैफिक ऑफेंसेस। अब यहाँ पे देखें तो हम ट्रैफिक ऑफेंसेस वैलिड में नहीं आता है, यहाँ पे फाइन पेबल है या स्मगल गुड्स है या नन।
अब कहा पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द इवेंट कैन बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो केवल डेथ ऑफ द सुसाइड, सुसाइड के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है। पहले साल भी अगर सुसाइड किया तो 90% ऑफ द प्रीमियम वो उसको मिल जाता है एज पर द IRDA रूल्स, और सेकेंड साल के बाद फुल पैसा मिलता है, सेकेंड ईयर्स के बाद फुल अमाउंट। तो ये सुसाइड के केस में अगर होता है तो ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। अब अगर हम देखें कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक लीगल पर्सन के लिए है, इज द लीगल राइट ऑफ ए पर्सन टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर with which they have the legal relationship by recognized by law। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे चीज़ों के लिए होता है जिसमें एक दूसरे से फाइनेंशियली अनुबंध होता है, फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मान लेते हैं अगर ये सेल्फ पर्सन है तो इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके बीच होगा, तो इनके असेट, इसके पैसे पर, इसके कमाए गए पैसे पर जो कुछ भी डिपेंडेंट है वो सब उन सब के साथ इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। समझो ये अगर कमाते हैं तो इनका कुछ पैसा इनके पेरेंट पे डिपेंड होता, पेरेंट के ऊपर जाता है, कुछ चाइल्ड के ऊपर जाता है, कुछ खुद के ऊपर जाता है, खुद वाइफ के ऊपर जाता है, इनके असेट के ऊपर इनके अर्निंग का इफेक्ट आता है। अगर ये कल को ये मर गया तो इन सब को फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो ये सब के साथ इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो क्रेडिटर डेबिटर के बीच में भी इनका इंश्योरेंस है, इन्होंने लेनदार देनदार के बीच में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। साथ में एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है तो भी इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी और क्रेडिटर डेबिटर के बीच में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। फिर से अगर हम देखें तो ये बंदा के कमाए गए पैसे से जो कुछ भी, जो कोई भी उस पर डिपेंडेंट है उन सब का इनके साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड, कब प्रूव करना पड़ता है, तो जब हम पॉलिसी लेते हैं तब हमको इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखाया जाता है, प्रूव करना पड़ता है। अपने नॉमिनी को, अगर हम अपना नॉमिनी किसी और को नहीं बना सकते हैं, नॉमिनी वही होगा जिसके साथ मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्लेम अगेन नॉमिनी चेक होगा, नॉमिनी के साथ उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था तो ही उसको पॉलिसी मिलती है, तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव करना पड़ता है। नोवेशन किसको कहते हैं, एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी if the insurer agree to transfer the contract will be virtually to the new one, alteration named as a novation। अगर हम पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मली मरीन इंश्योरेंस वगैरह में हम अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करते हैं किसी और के साथ, और विद द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरर एग्री टू द ट्रांसफर, तो ये पूरा अल्टरेशन, पूरा चेंजेस जो कुछ भी होता है उसको नोवेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, संजय हैज़ गिवन ए लोन, संजय ने एक लोन दिया 15,000 का जो रोहित को दिया है। अब रोहित उस अमाउंट को 5 साल के भीतर सारा अमाउंट चुका दिया, बट केवल आउट स्टैंडिंग बैलेंस है उसका 2,500 रुपया। अभी इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कितना होगा, तो संजय के नहीं रहने के बाद मोहित को कितने पैसे का नुकसान होता है, वही उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। अभी ऑप्शन में रहेगा फुल अमाउंट, ऑलरेडी पेड अमाउंट जो 12,500 दिया था वो, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2,500, या नन, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट 2,500 ही रहता है। अगर संजय नहीं रहा तो इतने का ही नुकसान होगा, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट 2,500 ही। अब इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो इंश्योरेंस इज मीन टू द इंडेमनीफाई, कोई भी लॉस या जो लॉसेस या कंपनसेशन रहता है उतना ही अमाउंट मिलता है।
Broadly, according to the principle of indemnity, insurance should place the insured in the same financial position. Financial position में increase नहीं होता insurance के कारण. After the loss, as they enjoyed before it, not better. The principle of indemnity ensured that the insurance cannot be used to make a profit. यानी जुआ खेलने जिसमें कि प्रॉफिट हो सकता है, या क्रिकेट में जिसमें कि इंडिया जीत सकता है, उसका इंश्योरेंस नहीं होता. बट क्रिकेट में बारिश होगा, उसका इंश्योरेंस हो सकता है. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऑल्सो इंश्योर दैट द इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट मेक ए प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस मेकिंग द सेम क्लेम अमाउंट विद द टू इंश्योरेंस कंपनी. मानो मैंने मेडिक्लेम ली है और मेरा मेडिक्लेम का खर्चा हमको 45,000 आता है, तो मैं हमको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, मेडिक्लेम कंपनी ये 45,000 ही देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी. साथ में और मेरा कहीं अनदर कंपनी के साथ मेरा दूसरा इंश्योरेंस भी है, तो वहाँ से भी हमको मैं दोबारा ये 45,000 नहीं ले सकता. ये हमको नहीं मिलेगा, एक ही बार क्लेम मिलेगा और एक ही इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा. ठीक है. अभी इंडेमनिटी से क्या क्या मिलता है. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो कैश पेमेंट होता है, जनरल इंश्योरेंस में रिपेयर हो जाता है, या जनरल इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में रिप्लेसमेंट होता है, या री स्टेटमेंट हो जाता है. ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में ही आते हैं. अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है द इंश्योर्ड फॉर फाइनेंशियल लॉस. अच्छा, साथ में और जो राइट है, राइट टू द इंश्योर्ड पर्सन गेट ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी. लॉस ऑफ ट्रांसफर, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट from the insured person to the insurance company is known as a subrogation. मानो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, नुकसान हुआ, कंपनी ने पे किया, अब कंपनी अब जो ऑनरशिप है वो सारा गाड़ी का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, और जो नुकसान हुई थी वो जिस ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण या जिस सिचुएशन के नेग्लिजेंस के कारण हुआ था, उससे उसकी भरपाई की जाती है. Actually, subrogation is a process an insurance company used to recover the claim amount paid by the policyholder from the negligence of from a negligent third party. अब आते हैं प्रॉक्सिमेट क्लाउज क्या होता है. इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉक्सिमेट क्लाउज को डिफाइन ऐसे किया जाता है एज एक्टिव एंड एफिशिएंट क्लाउज इज सेट इन मोशन ए क्लेम इवेंट हाँ, ए चेन इवेंट्स. ठीक है, विच ब्रिंग्स अबाउट ए रिजल्ट विदाउट री इंटरवेंशन ऑफ एनी फोर्स स्टार्टेड एंड वर्किंग एक्टिवली फ्रॉम ए न्यू एंड इंडिपेंडेंट सोर्स. आगे देखते हैं हम. मानो फायर लग गया एक वेयर हाउस में. जैसे वेयर हाउस में फायर लगा, उसके सारे गुड्स को फायरमैन ने मूव करवा दिया अनदर ओपन प्लेस में. अब फिर से उसने ओपन प्लेस से उसको दूर नहीं किया. ओपन प्लेस में फायर वेयर हाउस में आग लगा था, सामान को फायरमैन ने ओपन प्लेस में रखा. यहाँ तक तो ठीक था. अब वहाँ पे हेवी रेन हुआ और सारे गुड्स डैमेज हो गए. अब प्रॉक्सिमेट काउज में क्या आएगा? फायर. क्योंकि फायर इज एन इंश्योरेंस पेरिल. फायर के कारण ही सारा नुकसान उसका बाहर में हुआ था और फायर प्रॉक्सिमेट काउज में था तो फायर हुआ. लेकिन अब सेकेंड केस में अगेन अगर हम देखें, वहाँ पे हेवी रेन हो जाएगा. अगर हेवी रेन के उसका रेन का इंश्योरेंस था और वहाँ पे रेन के कारण नुकसान हुआ, तो जिस चीज़ के कारण एक्चुअली नुकसान होता है उसको प्रॉक्सिमेट काउज में हम लेते हैं. ठीक है. सेकेंड केस में अगर सेम सिचुएशन दोबारा हुआ तो वहाँ पे हमको प्रॉक्सिमेट काउज में रेन आएगा. नॉर्मली हम वही चेक करते हैं एक्चुअली किस कारण से फाइनेंशियली नुकसान हुआ है और क्या वो कारण का इंश्योरेंस था, तो वो हमारा प्रॉक्सिमेट काउज में आता है. अब एक क्वेश्चन आता है, ए हाउस वाज बर्न एंड वीकेंड ऑफ द फायर. एक घर
जल गया और बहुत कमजोर हो गया था आग के कारण। आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिनों के बाद आंधी आई और घर पूरी तरह से गिर गया। ठीक है, कंप्लीटली गिर गया। इन दिस केस व्हाट विल बी कंसिडर एज ए प्रॉक्सिमेट काउज। अब आग लगी थी तो घर नहीं गिरा था, घर खड़ा था, बट उसके कुछ दिन के बाद आंधी आई और आंधी के कारण घर गिर गया। तो अभी घर गिरने का रीजन क्या था? स्ट्रॉम। तो यही उसका प्रॉक्सिमेट काउज होगा, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखें। अगर जनरल इंश्योरेंस में इंश्योर्ड कैन बी इंडेमनीफाई इन 4 तरीकों से। कौन कौन सा तरीका है जनरल इंश्योरेंस का? तो पहला है कैश, दूसरा है रिपेयर, तीसरा है रिप्लेसमेंट और रीस्टेटमेंट। क्वेश्चन में दिया जाता है ऑप्शन में अलग अलग करके। तो कैश, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रीस्टेटमेंट, ये चारों जनरल इंश्योरेंस में आइडेंटिफाई करने के हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की बात करें, द राइट ऑफ द इंश्योर्ड पास ऑन द इंश्योरेंस कंपनी टू रिकवर द क्लेम अमाउंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, यहाँ पे कमा आएगा, सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन डज नॉट अप्लाई इन द लाइफ इंश्योरेंस। ये बड़ा अच्छा है। लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन ये एप्लीकेशन नहीं होता है। रिस्क किसको कहते हैं? तो पेरिल पहला ही आता है। पेरिल इज ए काउज ऑफ लॉस। जहाँ पे रिस्क की बात होगी वहाँ पे लॉसेस भी होगा। पहला ही टर्मिनोलॉजी है पेरिल। पेरिल काउज ऑफ लॉस। पेरिल और हजार्ड में एक डिफरेंस होता है। पेरिल इज ए काउज ऑफ लॉस एंड हजार्ड इज ए इफेक्ट ऑफ लॉस। समझो, किसी को अगर लंग कैंसर हुआ तो स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हुआ तो स्मोकिंग विल बी हजार्ड एंड लंग कैंसर वुड बी ए पेरिल। अब एनीथिंग दैट काउज ऑफ ए लॉस इज कॉल्ड पेरिल। किसी भी चीज से जिससे हमको नुकसान होता है वो पेरिल होता है। एज पर एग्जाम्पल फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटिंग, स्लैंड लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। जिस किसी से भी हमको नुकसान होता है दैट इज कॉल्ड पेरिल। काउज ऑफ लॉस इज कॉल्ड पेरिल। एन इवेंट और एक्सीडेंट दैट में काउज ऑफ लॉस इज कॉल्ड पेरिल। पेरिल और हजार्ड में बेसिक डिफरेंस, हजार्ड काउज ऑफ लॉस हो गया पेरिल, और जिसके कारण हमको होता है वो होता है हजार्ड। अब रिस्क किसको कहते हैं? तो पेरिल अलग होता है, रिस्क अलग है। अकॉर्डिंग टू पेरिल जो है वो अपने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के कारण रिस्क से अलग हो सकता है। नॉर्मली जो कुछ भी अनसर्टेन आउटकम है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड ए रिस्क। इफ देयर इज ए चांस ऑफ आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, दैट इज ए रिस्क। अब रिस्क की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिखा गया है कि रिस्क को 5 ब्रॉड कैटेगरी में अलग अलग किया गया है। एक होता है कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, दूसरा इम्पोर्टेंट रिस्क। अब जो कुछ भी नेचुरल डिसेस्टर के कारण आता है लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वो मेरा कैटास्ट्रॉफिक रिस्क में आता है। अब इम्पोर्टेंट रिस्क में विच मे बी अपसेट द फैमिली फाइनेंस, फैमिली बिजनेस, इन सब के कारण बैडली रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट रिस्क में मेरा फैमिली डिस्प्यूट के कारण आ जाता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको रिकवर करने में, वो सब मेरा इम्पोर्टेंट रिस्क में आता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो जॉब लॉस, बिजनेस लॉस ड्यू टू रिसेशन ऑफ इकोनॉमी, कोरोना एक्सेट्रा, ये मेरा इम्पोर्टेंट रिस्क में आएगा। एग्ज़ाम में हमको रिस्क दिया जाता है और कैटेगराइज करना रहता है कि कौन सा कैटास्ट्रॉफिक रिस्क होगा, कौन सा इम्पोर्टेंट रिस्क होगा। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी रिस्क आता है तो वो कैटास्ट्रॉफिक रिस्क है। इसके अलावा फैमिली या पर्सनल बिजनेस या पर्सनल फैमिली के कारण जो कुछ भी आता है वो मेरा इम्पोर्टेंट रिस्क है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ऐसे रिस्क जिसको कि क्वांटिफाइड किया जाए या मेजर्ड किया जाए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, यानी पैसे का नुकसान होता है, धन संपत्ति की नुकसान होती है, वो फाइनेंशियल रिस्क है। जैसे चेंज द वैल्यू ऑफ असेट, शेयर का प्राइस गिर जाना, बढ़ जाना, ये सारा रिस्क मेरा फाइनेंशियल रिस्क में आएगा, जिसको कि हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी गणना हो सकती है, जिसको कि मेजर्ड किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में
जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं किया जा सके, क्वांटिफाइड नहीं हो सके, जैसे हेल्थ रिलेटेड रिस्क, बीमार पड़ जाना, इल हेल्थ, ट्रीटमेंट कॉस्ट एक्सेट्रा, ये मेरा नॉन फाइनेंशियल रिस्क है कि इसकी गणना नहीं हो सकती है कि ये मेरा कितना होगा, अगर एक्सीडेंट हुआ तो कितना खर्चा आएगा, इमीडिएट पता नहीं चलता, ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आएगा। अब आता है डायनेमिक रिस्क और स्टैटिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क चेंज ऑफ इकोनॉमी के कारण होता है। लाइक वाइज जैसा कोरोना के कारण जो भी इकोनॉमी में चेंजेज आया, वो मेरा जो चेंजेज आएगा वो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रिस्क। चेंज ऑफ द प्राइस लेवल, क्रूड ऑयल का प्राइस अप्स एंड डाउन होता है इकोनॉमी के कारण, तो ये मेरा डायनेमिक रिस्क है। टेस्ट, फैशन, इनकम, लोग हाइजीनिक ज़्यादा हो गए हैं तो बर्गर के कॉस्ट घट जाएगा, तो दैट इज एक रिस्क होगा जो डायनेमिक रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करें तो टेक्नोलॉजी चेंज और अपग्रेडेशन होता है तो मेरा एक डायनेमिक रिस्क होगा। पॉलिटिकल अप हेव्स, ये सब जो कुछ है डायनेमिक रिस्क होगा। स्टैटिक रिस्क इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है, नॉट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी पे। डिसऑनेस्टी के कारण मेरा एक कस्टमर तो नहीं, एम्प्लॉय चोर है तो वो स्टैटिक रिस्क है, वो फिक्स ही रहता है। ह्यूमन फेल्योर, ये सब डायनेमिक रिस्क में नहीं आएगा। मैनेज्ड बाय, डायनेमिक रिस्क को मैनेज किया जाता है इंश्योरेंस के द्वारा। तो अब तक हम लोग डायनेमिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क को देख चुके हैं, कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, इंपॉर्टेंट रिस्क को देख चुके हैं, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क को देख चुके हैं। अब आता है प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न पर्सन, एक आदमी के ऊपर नहीं होता है प्योर रिस्क। ओनली द चांस, केवल नुकसान का ही चांसेस है, कोई गेन का नहीं होता है। क्रिकेट मैच में बारिश हो गई, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होता है। बट क्रिकेट मैच में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, बाद में फिर से प्ले हो गया तो गेम जीतने के भी चांसेस हैं, तो वो प्योर रिस्क नहीं हुआ। लाइक इंश्योरेंस कवर में इन प्योर रिस्क में इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है। फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डेथ ऑफ पर्सन प्योर रिस्क के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कहीं भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है। डेथ ऑफ द पर्सन में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्योर रिस्क में आएगा। स्पेकुलेटिव रिस्क, ये अंडर कंट्रोल ऑफ अ कंसर्न पर्सन है, आदमी चाहे तो वो गैम्बलिंग ना करे तो वो उसका ये रिस्क बच जाता है, तो ये कंट्रोल होता है कंसर्न पर्सन से। देयर इज ए चांस ऑफ लॉस एज वेल एज गेन ऑल्सो, मतलब जुआ खेला तो प्रॉफिट भी हो सकता है, तो स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं। इंश्योरेंस कवर नहीं लिया जा सकता है। लॉटरी, हाउस राइडिंग, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, दीज आर द स्पेकुलेटिव रिस्क। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क को। तो फंडामेंटल रिस्क दैट इफेक्ट द लॉस लॉट्स ऑफ पीपल टुगेदर, एक साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान करता है। लाइक ट्रेन एक्सीडेंट, कोरोना वायरस, एक साथ बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है, तो ये फंडामेंटल रिस्क है। पर्टिकुलर रिस्क, किसी पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर लोकेशन को ही इफेक्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर रिस्क। या थेफ्ट ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मेरा पर्टिकुलर रिस्क में भी आएगा, पर्टिकुलर रिस्क में ही आएगा। फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क, वहाँ पे रिस्क का टाइप दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से रिस्क में आएगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर बिजनेस तक ही सीमित रहता है। दो केस ऑफ डिसास्टर, अर्थक्वेक, लॉट्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस डील विथ ए पर्टिकुलर बिजनेस पर ही। बट इन द केस ऑफ, अगर नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा के कारण, लॉट्स ऑफ पीपल इफेक्ट होते हैं, इन सच केस फिर भी बहुत सारे लोगों को कंपनी उसके प्रोबेबिलिटी, इन सच केस द इवेंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस केवल पर्टिकुलर बिजनेस को ही इफेक्ट करता है। बट कभी अगर नेचुरल प्राकृतिक आपदा हुई, लाइक अर्थक्वेक, भूकंप, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, ऐसे केस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ प्रीमियम। नॉर्मली नेचुरल डिसास्टर में भी LIC तो कम से कम क्लेम देती ही है। अब हम आते हैं अगेन हजार्ड पे। हजार्ड पेरिल्स के टाइम में ही बताया गया है। हजार्ड का इफेक्ट होता है पेरिल। लंग कैंसर किसी को हुआ तो स्मोकिंग के कारण हुआ तो स्मोकिंग होगा हजार्ड, पेरिल होगा लंग कैंसर। अब हजार्ड को दो भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं फिजिकल हजार्ड, एक होते हैं मोरल हजार्ड।
फिजिकल हैजार्ड बस आदमी के एज, आदमी के मेल फीमेल क्या है उसके ऊपर, आदमी के फैमिली हिस्ट्री, आदमी का जॉब ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और मोरल हैजार्ड की अगर हम बात करें तो मोरल हैजार्ड में आदमी की इंटेंसिटी चेक की जाती है कि वो इंश्योरेंस क्यों लेना चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है। अब रिस्क को चार भागों में बांटा जाता है रिस्क मैनेजमेंट को। या तो हम रिस्क को प्रिवेंट करें, बच जाए, उससे अवॉइड करें, या रिड्यूस करें, अगर हम बच नहीं सकते तो कम से कम कर दें, या रिटेन कर दें, हम झेल जाएं रिस्क को, या ट्रांसफ़र कर दें दूसरे के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट चार ही भाग और चार ही चीज़ों से रिस्क मैनेजमेंट होता है: प्रिवेंट, रिड्यूस, रिटेन और ट्रांसफ़र। अब लॉस रिडक्शन टेक्निक क्या है, रिस्क को लॉस करने का टेक्निक क्या है? हेजिंग। हेजिंग एक टेक्निकल टर्म है। नॉर्मली ये यूज किया जाता है रिस्क को स्प्रेड करने में। बहुत सारे अलग अलग रिस्क को एक एक रिस्क को बांट दिया जाता है कि एक जगह पे रिस्क आने से अच्छा है कि वो कई जगहों पे रिस्क हो, ट्रांसफ़र कर दी जाती है हेजिंग के थ्रू। सेपरेशन इन्वॉल्व आइसोलेशन द सब्जेक्ट द सेम रिस्क, कीपिंग इन्वेंट्री इन डिफरेंट प्लेस। मान लो मेरा इन्वेंट्री का रिस्क है तो हम उसको अलग अलग जगह पर रख देंगे, तो ये मेरा सेपरेशन भी हो गया। तो लॉस रिडक्शन टेक्निक में हेजिंग, सेपरेशन, डुप्लीकेशन, हम बैकअप बना के रखे हैं, बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी बना के रखा है, ये भी मेरा लॉस रिडक्शन है। डाइवर्सिफिकेशन is a possible of in business making a product in demand in a different time of the product in a different market। अभी मारुति कंपनी वेंटिलेटर बना रहा है एट ए क्वारंटाइन में, कोरोना टाइम में। मीन्स ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्शन कम हो गया है, उसका मेन कार कंपनी की जगह पे अब वेंटिलेटर कंपनी हो गई है, वेंटिलेटर बना रहा है। तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन टेक्निक। नाउ इंडेमनिटी और एग्रीमेंट, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, वन पार्टी एग्रीगेट टू कंपनसेट अदर। हम एक ऐसा एग्रीमेंट बना चुके हैं कि मेरा जो कुछ भी नुकसान होगा, मेरा इंडेमनिटी एग्रीमेंट है किसी और पार्टी से। नीड ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। मान लेते हैं मेरे पास एक कार है, तो कार के पीछे क्या क्या रिस्क होगा, और जब रिस्क होगा तो नीड ऑलरेडी इंश्योरेंस की हो ही जाती है। कार इधर डैमेज होगा ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, कार में गेंद लग गई, डैमेज हुआ। या तो कार एक्सीडेंट होता है, इंजरी टू ड्राइवर, कार ड्राइवर को होगा, या किसी और को इंजरी होगा ड्यू टू कार एक्सीडेंट, या कार चोरी हो जाती है। तो एक कार के साथ तीन रिस्क होता ही है, बेसिक रिस्क होता ही है। रिस्क रिलेटेड टू जॉब की अगर हम बात करें तो या तो मेरा डेथ हो जाता है, लॉस ऑफ इनकम होगा। अगर अनटाइमली डेथ होता है, मेरे बच्चे का एडुकेशन, होम लोन, ईएमआई वगैरह सब इफेक्टेड होगा। डिसेबिलिटी होगा, या लॉस ऑफ अर्निंग ड्यू टू कैपेसिटी, यानी तो या तो मेरा डेथ हुआ, या अर्निंग का नुकसान हुआ, या डिसेबिलिटी हुआ। एक जॉब से रिलेटेड रिस्क होता ही है। बिजनेस की बात करें तो प्रीमाइसेस डैमेज होता है, मशीनरी स्टोलन होगा, या फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण डैमेज होता है, या डैमेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड होता है, रिस्क ऑफ थेफ्ट होता है। तो एक इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंश्योरेंस की नीड होती ही होती है। या तो हम कार रखें, या हम जॉब में हैं, या हम कोई बिजनेस करते हैं, हर किसी काम के लिए हमको इंश्योरेंस की नीड होती ही होती है। अब हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो मेरे पास एक मोटर इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, और एक फायर इंश्योरेंस है। ये हमारा टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। जो कुछ भी कंसिडरेशन अमाउंट एज ए पे करते हैं हम एज ए कंसिडरेशन टू इंश्योरेंस कंपनी को फॉर बेयरिंग ऑफ द रिस्क, वही हमारा प्रीमियम कहलाता है। यानी हम इंश्योरेंस लेते हैं, उसके बदले में जो कुछ भी हम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इंश्योरर को रिटर्न करते हैं वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस ये था। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो इससे एक आध क्वेश्चन आता ही है। अब हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में 1818 में
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो पहली कंपनी थी एस्टैब्लिश इन कलकत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रादर देन समटाइम हमको मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है। 1829 में मद्रास, 1850 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल बॉम्बे म्यूचुअल स्टार्ट हुआ था इन मुंबई में। ये मुंबई की पहली इंश्योरेंस कंपनी थी 1870 में। 1874 में ओरिएंटल इंश्योरेंस इस्टेब्लिश हुआ था। 1896 में भारत इंश्योरेंस इस्टेब्लिश हुई थी इन दिल्ली में। पूछा जाता है कि दिल्ली में कौन सी कंपनी स्टार्ट हुई, तो वो 1896 में। 1897 में अंपायर ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी 1897 में, ये बॉम्बे की। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट रिटन पॉलिसी, रिटन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो हमारा होता है बेबी लोनियन। ये किंग ऑफ हम्बुराबी, बेबीलोनियन ओबेलिस्क मोन्यूमेंट, ये पहली रिटन इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ये किंग ऑफ हम्बुराबी की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन आते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, कि कौन सी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, तो LIC 1 सितंबर 1956, GIC 1873, इसको सीधा याद करना ही रहता है। पोस्टल इंश्योरेंस 1999 का, इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आता है, IRDA कब एस्टैब्लिश हुआ, तो 99 में। और IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मार्च 2015 में। FDI अभी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% है। अब आता है कि बेसिक प्रीमियम कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जब कभी हम प्रीमियम की बात करते हैं तो इसमें अदर फैक्टर, स्टैटिक्स एक्सेट्रा भी रहता है, मोर्टेलिटी रेट रहता है, बट यहाँ पे जहाँ पे हमको बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट करना है, वहाँ पे हम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार 500 है। अभी ये 500 मेरा टोटल नंबर ऑफ कार है। एक कार की कीमत 10,000 है। 5 कार का नुकसान हो गया, यानी टोटल नुकसान कितना हो गया, 5,000 रुपीज़। एक कार की कीमत 10,000 रुपीज़ थी, टोटल 5 कार का नुकसान हुआ, टोटल नुकसान हो गया मेरा 50,000। टोटल कितने कार थे, 500। अभी ये 500 कार से हमको ये 50,000 वसूलना है, ताकि रिस्क शेयरिंग हो। तो 5,000 50,000 डिवाइड बाय 500, 100 रुपये आएगा। ये 100 रुपया प्रीमियम चार्ज अगर हम करते हैं हर किसी से, तो मेरा 5 कार का नुकसान भी होगा, तो ये प्रीमियम सब में डिवाइड हो जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी बेसिक फार्मूले पर प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। अब अगर हम आते हैं कि प्रीमियम में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आदमी या एज, मेल फीमेल, प्रोफेशन क्या है, हैबिट क्या है। प्रोफेशन में मान लो कोई हैजार्डस जॉब करता है, रिस्की जॉब करता है, तो प्रीमियम उसका इंक्रीज होगा। हैबिट क्या है, हैबिट इल हैबिट से एडिक्टेड है, तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा। हेल्थ कंडीशन पुअर है तो प्रीमियम बढ़ेगा। फैमिली हिस्ट्री में कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी के हिसाब से फैलते हैं, तो प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। तो दीज आर द फैक्टर जिससे कि प्रीमियम इन्फ्लुएंस होता है। अब आते हैं कि क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस को कितने क्लासेस में बांटा जाता है। तो नॉर्मली इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल और ट्रेवल इंश्योरेंस। बस एक दिमाग में बिठाना है। जनरल इंश्योरेंस में मिसलेनियस में मोटर, लायबिलिटी, इंजीनियरिंग और अदर। समटाइम पूछा जाता है कि लायबिलिटी इंश्योरेंस को किस में रखा जाता है, तो ये एक मिसलेनियस इंश्योरेंस में रखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ में हेल्थ को रखा गया, हेल्थ में मेडिकल, पर्सनल, एक्सीडेंटल, ट्रैवल, और जनरल में फायर, मरीन, मिसलेनियस। मिसलेनियस में मोटर, लायबिलिटी, इंजीनियरिंग एंड अदर्स को रखा जाता है। नोट,
अब यहाँ पे कभी कभी एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि ईसीजीसी क्या है। एक्चुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंश्योरेंस के लिए ईसीजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन या तो रिस्क को अवॉइड कर दे, या उससे प्रिवेंशन ऑफ रिस्क करे, या रिडक्शन ऑफ रिस्क, रिस्क की जो इंटेंसिटी है उसको कम करते हैं, या समटाइम रिस्क को हम रिटेन करते हैं। अगर रिपेयर में ज़्यादा खर्चा आता है तो मशीन को हम उसी तरह रिस्क में छोड़ देते हैं कि और रिस्क रिटेंशन का ये फ़ायदा भी होता है। और लास्ट वन आता है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। तो रिस्क को मैंने चार ही तरह से किया जाता है: अवॉइड, रिडक्शन, रिटेंशन और ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। अब आता है कि पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्या है। तो शेयरिंग द सेम रिस्क एक होता है पर्पस ऑफ इंश्योरेंस का। कलेक्टिंग द प्रीमियम फ्रॉम इंडिविजुअल, इंश्योरेंस शेयर सेम रिस्क को शेयर करने के लिए हमको प्रीमियम लगेगा, तो कलेक्टिंग ऑफ प्रीमियम इज ए पर्पस ऑफ रिस्क। एंड पे द कंपनसेशन अमाउंट, दैट इज कॉल्ड क्लेम। क्लेम देना, पैसा कलेक्ट करना और रिस्क को शेयर करना, ये पर्पस होता है। अब जनरल इंश्योरेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: मरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस। समुद्रिक बीमा, विविध बीमा और अग्नि बीमा, ये तीन जनरल इंश्योरेंस को तीन इंश्योरेंस में कैटेगराइज किया गया है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है माइक्रो इंश्योरेंस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसे कई क्वेश्चन पूछते हैं। आईआरडीए 2005 में पहली बार माइक्रो इंश्योरेंस लाया था। 2015 में लाइफ और नॉन लाइफ दोनों के लिए माइक्रो इंश्योरेंस आ गया। फिर इस माइक्रो इंश्योरेंस में जो बीमा राशि होता है उसका मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होता है, यानी 2 लाख तक का ही इंश्योरेंस माइक्रो इंश्योरेंस में की जाती है। ठीक है, 2 लाख तक माइक्रो इंश्योरेंस का मैक्सिमम सम एश्योर होता है। प्रीमियम लिमिट 6,000 ही है, वो भी ईयरली। मैक्सिमम प्रीमियम लिमिट 6,000 है। अभी प्रीमियम का मोड नॉर्मली ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली और क्वार्टरली होता है हर किसी प्रीमियम में। किसी किसी में सिंगल प्रीमियम होता है। माइक्रो इंश्योरेंस एक पहला इंश्योरेंस है जिसमें कि वीकली प्रीमियम भी लिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी पॉलिसी में वीकली प्रीमियम, साप्ताहिक, हफ्ता ली जाती है, तो माइक्रो इंश्योरेंस में। अब इंश्योरर का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या है। तो रेवेन्यू में जो कुछ भी प्रीमियम कलेक्ट करता है वो इंश्योरर का रेवेन्यू हुआ। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड से जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट का, कहीं पे भी इंश्योरर ने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आ रहा है वो इंश्योरर का रेवेन्यू कहलाता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ क्लेम जो कुछ भी पेमेंट करता है वो कंपनी का एक्सपेंसेस है। सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब एक्सपेंसेस में आता है। अब आता है डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये क्लेम कॉस्ट कहलाता है। कोई भी कंपनी का जितना रेवेन्यू अर्न होता है एज ए प्रीमियम और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और डिविडेंड, और एक्सपेंस जो क्लेम और सैलरी, कमीशन, रेंट में होता है, उस दोनों के डिफरेंस को क्लेम कॉस्ट कहते हैं। री इंश्योरेंस फंडामेंटल। मान लो अविवा एक छोटी कंपनी है और वहाँ पे बड़ा क्लेम आता है 15,000 सम एश्योर का। अविवा अनेबल टू क्लेम सेटलमेंट करने के लिए अनेबल है। अविवा इंश्योरेंस कंपनी ने पहले ही केवल इस क्लेम को कहीं और से री इंश्योरेंस करा चुका है, पुनर्बीमा। तो अब अगर कोई भी एक लिमिट के बाद का क्लेम आता है तो वो दूसरी कंपनी के द्वारा पेमेंट की जाएगी। तो री इंश्योरेंस में एक इंश्योरर कंपनी या एक इंश्योरर अपना रिस्क ट्रांसफ़र करता है अनदर इंश्योरेंस से। यानी एक इंश्योरेंस कंपनी अपना बड़ा प्रीमियम का रिस्क दूसरे कंपनी से ट्रांसफ़र करता है, तो वो री इंश्योरेंस कहलाता है। प्राइमरी इंश्योरर जो है वो पे करता है ए पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट जो री इंश्योरर है वो पे करेगा। प्राइमरी इंश्योरर पे ए पार्ट एंड री इंश्योरर विल पे द रेस्ट ऑफ द क्लेम अमाउंट। यानी टोटल क्लेम को दो भागों में बांट ली जाती है। री इंश्योरर बाकी का पैसा भरेगा और मेन इंश्योरेंस कंपनी एक पार्ट भरेगा। इंडिया में 10% कंपलसरी सीडिंग है, और वो भी जनरल इंश्योरेंस से द्वारा। ये री इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस, वहाँ पे कंपलसरी 10% है, ये क्वेश्चन में आता है।
अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसको जानना जरूरी होता है। तो सीडिंग क्या है? एक री इंश्योरर हो गया, एक कंपनी ने अपना इंश्योरेंस का कुछ पार्ट दूसरे इंश्योरेंस के पास ट्रांसफ़र किया था, तो दूसरा कंपनी री इंश्योरर हो गया और पहला कंपनी सीडिंग कंपनी हो गई। रेस्टोरेशन किसको कहते हैं? रेस्ट्रोसेशन। एक री इंश्योरेंस अनदर कंपनी के साथ सच जो ट्रांसफ़र होता है, ये जो ट्रांसफ़र है रिस्क का, दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट्रोसेशन। ट्रीटी, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं सीडिंग कंपनी और री इंश्योरर कंपनी में, इसको ट्रीटीज़ कहते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस। सरप्लस, एक एग्रीमेंट के ऊपर जो कुछ भी लिमिट जाता है वो सरप्लस री इंश्योरेंस कहलाएगा। कोटा शेयर, ए प्रोपोर्शन ऑफ ऑल बिजनेसेस इन, जो कुछ भी री इंश्योरेंस का बिजनेस का शेयर है उसके सारे अनुपात को, प्रोपोर्शन को कोटा शेयर कहते हैं। अब आते एक्सेस ऑफ लॉस, जितना तक लिमिट था उसको जब सीड करता है, एक्सीड करता है, तो हमारा एक्सेस ऑफ लॉस कहलाता है। अभी इसमें भी पहली बार इंश्योरेंस कंपनी, मान लो आग लगी, कुछ जला, फिर उसके बाद डूब गया, फिर उसके बाद लिमिट क्रॉस किया, तो पहला वाले को, पहले ट्रीटी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेस ऑफ लॉस में काउंट होता है। इंश्योरेंस कंपनी में हैव द सेवरल एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी and second and third reinsurers set different of limits, set at different limits that come into effect when the loss is excess of the limit of the primary, वही प्राइमरी सेकेंड थर्ड ये सब एक्सेस ऑफ लॉस में आता है। एक्सेस लॉस रेशियो, जब नेट क्लेम रेशियो इंश्योरर एक्सीड करता है स्पेसिफिक लिमिट एक ही फाइनेंशियल ईयर में, तो ये हमारा एक्सेस लॉस रेशियो कहलाता है। पूल अरेंजमेंट, एक ही नुकसान के लिए कई जगह सेम अफेक्टेड कंपनी या सेम अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पूल अरेंजमेंट कहलाता है। ए नंबर ऑफ इंश्योरर एग्री टू ए पूल, ऑल द प्रीमियम रिसीव एंड क्लेम आर पेड फ्रॉम दैट पूल। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मान लेते हैं हम सारा टैक्सी वाला जो भी एक ही रिस्क का है, सेम रिस्क बेयर करता है, तो उन सब को हम एज ए पूल की तरह यूज कर सकते हैं। Expenses and profits are shared as per the interest of the pool members. एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर्टिकुलर एज के लिए सेम रिस्क कैरी करेगा, तो वो हमारा पूल कहलाएगा। की बात करें तो इंश्योरेंस मार्केट के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस की कंपनी, इंटरमीडियरीज, स्पेशलिस्ट, रेगुलेटरी बॉडीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा इस बुक के लिए, जो कंपलसरी है। अब इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो तीन तरह की कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस पे ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। लाइफ में केवल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, आदमी के लाइफ की बात करते हैं। नॉन लाइफ में आदमी के अलावा जो कुछ भी है, मरीन लाइफ है, टूर एंड ट्रेवल्स लाइफ है, फायर इंश्योरेंस है, इवन दो हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में आ जाता है। री इंश्योरेंस, जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना बड़ा इंश्योरेंस का कुछ पार्ट दूसरे कंपनी से कराती है उसको री इंश्योरेंस कहलाती है। तो ये इंश्योरेंस के पार्ट हो गए। फिर इंटरमीडियरीज की बात करें तो प्रपोजर, वन हु आर इंटरेस्टेड टू हैव द पॉलिसी, उसके और इंश्योरर जो बेचता है पॉलिसी के बीच में कौन कौन से इंटरमीडियरीज आते हैं। तो लाइक एजेंट होगा, एजेंट इंडिविजुअल एजेंट होता है जो पॉलिसी सेल करता है, कॉरपोरेट एजेंट होता है, बैंक है, मार्केटिंग फर्म्स है, ब्रोकर्स हैं, और अभी एक नया आया है वेब एग्रीगेटर्स। हम वेबसाइट के थ्रू भी पॉलिसी बिकते हुए देखते हैं। स्पेशलिस्ट की बात करें तो जो पर्टिकुलर चीज़ों में स्पेशलिस्ट है, जैसे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वाइवर, लॉस एसेसर और मेडिकल एग्जामिनर, ये हमारा स्पेशलिस्ट में पार्ट में से आता है। रेगुलेटरी बॉडी में इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है आईआरडीए, इंश्योरेंस काउंसिल, अम्बर्ट्समैन। अब यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा एनआईए। अब एजेंट की बात करें, जो इंटरमीडियरीज में आता था, तो अगर इंडिविजुअल एजेंट है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो 10वीं कम से कम पास हो, 18 साल से ज़्यादा का एज हो, ट्रेनिंग 25 घंटे का ले चुका हो, आईआरडी का एग्ज़ाम पास हो, और रिकमेंडेड बाय इंश्योरर है, जिस कंपनी से वो इंडिविजुअल एजेंट या इंडिविजुअल इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहता है वो उस कंपनी द्वारा रिकमेंडेड किया गया हो,
और इसका लाइसेंस वैलिड फॉर 3 इयर्स होता है। कंपोजिट लाइसेंस के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट को लाइफ और नॉन लाइफ दोनों का अगर उसने लाइसेंस लिया है तो उसको कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं। कॉरपोरेट एजेंट के लिए कंपलसरी 12वीं पास, 18 साल से ज़्यादा उम्र, 50 घंटे की ट्रेनिंग, IRD का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। अब आते हैं कि हम ब्रोकर कैसे का क्या क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है। तो ब्रोकर को सबसे पहले रेमुनरेशन ब्रोकरेज के थ्रू मिलता है, पर पॉलिसी जितनी सेल होती है उसके हिसाब से ब्रोकरेज मिलता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 लाख चाहिए फॉर डायरेक्ट ब्रोकर को, और 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपया फॉर री इंश्योरेंस के लिए भी अगर ब्रोकर बनता है तो उसको लगता है, और 2.5 करोड़ यानी 250 लाख फॉर कंपोजिट के लिए। एग्ज़ाम में 200 लाख या 250 लाख ही आता है, तो वहाँ पे हमको ध्यान देना होगा कि 250 लाख में कंपोजिट ब्रोकर के लिए का कैपिटल रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ में केवल री इंश्योरेंस वाला, और 50 लाख में फॉर डायरेक्ट ब्रोकर के लिए। वेब एग्रीगेटर की बात करें तो ये 3 दिसंबर 2013 से एलिजिबल है। फ्लैट फी मैक्सिमम ऑफ रुपी 50,000 पर ईयर एक वेब एग्रीगेटर को लगता है। बहुत सारे वेब एग्रीगेटर जो अभी ऑनलाइन पॉलिसी सेल करते हैं वो अवेलेबल है। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म की अगर हम बात करें तो 4 आइडेंटिटी हैं जिसको अपॉइंट करने के लिए, मार्केटिंग फर्म अपॉइंट करने के लिए कंपलसरी है। पहला तो कंपनी जो मार्केटिंग फर्म होगा वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए, अगर है तो 2008 के हिसाब से। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके लिए जो रेगुलेटरी है वो रेगुलेशन है वो 1912 के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई अदर पर्सन है तो वो IRDA के द्वारा रिकॉग्नाइज हो। इनिशियली मार्केटिंग फॉर्म के लिए 3 साल के लिए मिलता है रजिस्ट्रेशन, 3 साल का होता है फॉर वन एक ही डिस्ट्रिक्ट के लिए। बाद में वहाँ पे सेल्स फोर्स वगैरह रिक्रूट होता है। देन एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है एक जगह से, एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए या एक से अधिक के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में मार्केटिंग फर्म जहाँ से हम इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म होता है वो एक ही सिटी के लिए 3 साल के रिन्यूअल के लिए होता है, 3 साल का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे बीच में आता है किसी कंपनी का नेटवर्थ क्या होता है। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट बाय द प्रॉफिट और सिक्योरिटीज़ के द्वारा जो कुछ भी रिजर्व होगा प्रीमियम का वो सब उसका नेटवर्थ है। उसमें से माइनस करते हैं डिडक्टिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ लॉस, जो कुछ भी लॉसेस हुआ है, और एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सब कंपनी के नेटवर्थ में आता है। अब यहाँ पे एक है कि सर्वेयर किसको कहते हैं, सर्वेयर किसको कहते हैं। सर्वेयर नॉर्मली वन हु असेस द लॉस उसके लिए लगता है, इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। अब सर्वेयर एक जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, ये नॉर्मली सर्वेयर का काम जनरल इंश्योरेंस में होता है। अब वहाँ पे किसको सर्वेयर रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा क्लेम जिसमें कि 50,000 से ज़्यादा का एक्सीड करता है क्लेम अमाउंट मोटर के लिए, या 1 लाख अदर वैल्यू के लिए, तो वहाँ पे सर्वेयर रिपोर्ट कंपलसरी लगता है। अब सर्वेयर के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो IRDA का प्रेस्क्राइब्ड एग्ज़ाम इसका अलग होता है, वो पास होना चाहिए। और इसका लाइसेंस, सर्वेयर का लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। सर्वेयर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, A, B और C। अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ही उसको फी पेएबल होता है। तो सर्वेयर से रिलेटेड इतना ही है। अब आते थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जब कोई भी क्लेम आता है, इवन दो हेल्थ का, लाइफ का या फिर जनरल इंश्योरेंस का, तो इंश्योरर खुद जाके इन्वेस्टिगेट करने से अच्छा है कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्रूट करता है। अभी ये इसके लिए कंपलसरी कंडीशन है, ये क्वेश्चन के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका पेडअप यानी इक्विटी शेयर कैपिटल एटलीस्ट 4 करोड़ होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल TPA का 4 करोड़ होना चाहिए TPA बनने के लिए, और वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट 1 करोड़ होना चाहिए था। इसमें से एक डायरेक्टर कंपलसरी MBA का सर्टिफिकेट होना चाहिए था, वो भी वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मेडिकल काउंसिल। एक डायरेक्टर MBA होगा, 4 करोड़ वर्किंग कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 करोड़, वर्किंग कैपिटल 1 करोड़ होगा। वन ऑफ द ऑफिसर, इसका कोई एक ऑफिसर
ट्रेनिंग और का ट्रेनिंग होना चाहिए इंश्योरेंस का, साथ में वो पास भी होना चाहिए टीपीए का एग्ज़ाम जो प्रेस्क्राइब्ड एग्ज़ाम है। और इसका जो भी कंपनी होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इंश्योरेंस टीपीए कंपलसरी मेंशन होना चाहिए इसके नाम में। और इसका रेमुनरेशन इंश्योरर पे करता है। अब टीपीए का काम ऑलरेडी सपोज टू नेगोशिएट विथ हॉस्पिटल रिजनेबल रेट एंड बेनिफिट्स। ये प्रपोजर और पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर के बीच में बाकी के क्लेम सेटलमेंट उनके फैसिलिटी का काम देखता है। अब आते हैं कि कुछ इंश्योरेंस रेपोजिटरी है। ये 1956 से ही बना हुआ है। इसका काम डेटा मेंटेन करना रहता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। किसके? ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर। इंश्योरेंस रेपोजिटरी में डेटा को कलेक्ट करके सेव किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर। अब इंश्योरेंस रेपोजिटरी कोई भी पॉलिसी सेल नहीं कर सकता, ये इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल नहीं कर सकता, केवल डेटा मेंटेन करता है। इंडिया में 5 इंश्योरेंस रेपोजिटरी हैं: एनएसडीएल डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड, सेंट्रल इंश्योरेंस रेपोजिटरी लिमिटेड, एसएचसीआईएल प्रोजेक्ट लिमिटेड, कार्वी और सीएएमएस रेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये 5 हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट भी दिया जाता है अपने कस्टमर को इंश्योरर द्वारा। अभी इसमें क्या होता है कि वो पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, जो कुछ भी पॉलिसी है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। ये फैसिलिटेट करता है पॉलिसी होल्डर को बाय इंश्योरर के द्वारा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है जो पॉलिसी होल्डर को इंश्योरर देता है। ये विद इन 7 डे, जिस दिन उसने एप्लीकेशन डाला था पॉलिसी होगी उसके 7 डे के बाद अवेलेबल होना चाहिए। अब आते हैं आईआरडीए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मली आईआरडीए का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फॉर्म होते हैं 1999 में, 2000, कभी कभी 2000 ऑप्शन में तो 2000, क्योंकि ये पार्लियामेंट एक्ट द्वारा पास हुआ था 1999 में, बना था 2000 में। तो 1999 है तो यही सही है। इसका रोल रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर करना होता है फॉर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आईआरडीए का काम रहता है। ये एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो इंश्योरर को, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देता है इंश्योरेंस सेल करने का, या टीपीए को, एजेंट को, ब्रोकर को, इन सब को लाइसेंस आईआरडीए ही देता है इंश्योरेंस में। ये एक वॉचडॉग है जो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग इंडस्ट्री करता है या नहीं करता है, या प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ पॉलिसी होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे आता है इंश्योरेंस काउंसिल। ये भी रेगुलेटरी है, रेगुलेटर बॉडी है ये। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस काउंसिल जो बना है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 या आफ्टर जो भी अमेंडमेंट हुआ 2015 उसके अधीन, जबकि आईआरडीए फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब इंश्योरेंस काउंसिल में अगर लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है तो उसमें सारे लाइफ इंश्योरेंस इनके जो इंश्योरर हैं वो मेंबर होंगे, और अगर जनरल इंश्योरेंस में है तो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी साथ में हेल्थ इंश्योरर जो भी है वो उसका जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का मेंबर होगा। अब आते इंश्योरेंस अम्बर्समेंट। अम्बर्समेंट एक नॉन जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 11 नवंबर 1998 में एस्टैब्लिश हुआ है। इसकी ऑब्जेक्टिव ग्रीवांसेस को डिस्पोजल करना है जो इंश्योरर और कस्टमर के बीच में होता है। इसका अपॉइंटमेंट इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा होता है। ये एक नॉन जुडिशरी गैर न्यायिक संस्था है। इसका टेन्योर, इसके जो भी मेंबर है उसका टेन्योर 3 साल और एट द एज ऑफ 65 ईयर से कम का ही होना चाहिए था, और उसको रीअपॉइंटमेंट परमिटेड नहीं है। अम्बर्समेंट टोटल 17 है इंडिया में। कभी कभी क्वेश्चन में कोई सिटी पूछा जाता है और बताया जाता है कि ये अम्बर्समेंट में है या नहीं है। तो अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, यहाँ पे अम्बर्समेंट के सेंटर है, एक बार देखना चाहिए। अम्बर्समेंट में अगर हम बात करें तो इसका काउंसिल जो है वो मीडिएटर का काम करता है। अम्बर्समेंट एक एज ए काउंसिल एक मीडिएटर का काम करता है जो रेफरेंसेस देता है। ये जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसके लिए इसके पास कोई राइट नहीं है कि विटनेस को समन करे। तो किसी को कोई ग्रीवांसेस है तो वो अपना पक्ष खुद ही रख सकता है बिना वकील के अम्बर्समेंट में।
हिंदी में इसको लोकपाल भी कहते हैं। इट हैज़ टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। अम्बड्समैन में जो भी डिसीजन आता है वो बेस ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। कंप्लेंट्स हैज़ टू बी मेड विद इन 1 ईयर आफ्टर द इंश्योर। जैसे ही किसी कंप्लेन आता है, लेकिन कोई किसी इंश्योरर ने, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को डिसअपॉइंट किया है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना रिकमेंडेशन या उसको फ़ायदा नहीं मिला पॉलिसी होल्डर को, तो डिसीजन जिस दिन आया था उसके 1 साल के भीतर वो चाहे तो अम्बड्समैन में अपना अपील कर सकता है। लेकिन सेम कंप्लेंट शुड नॉट बी पेंडिंग। अगर हम अम्बड्समैन में कंप्लेन करते हैं इंश्योरर का, तो वो मेरा कंप्लेन पहले से कहीं कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम या किसी आर्बिटर में पेंडिंग नहीं होना चाहिए, तभी हम लोकपाल या अम्बड्समैन में जा सकते हैं। अम्बड्समैन नॉर्मली 1 महीने डेट ऑफ रिसिप्ट में अपना रिकमेंडेशन दे देता है। अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेता है जो भी कंप्लेन शिकायत करता है, तो इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के भीतर ही वो ऑर्डर को फुलफिल करना पड़ता है। एज वेल उसको इंश्योरर को अम्बड्समैन को इन्फॉर्म भी करना पड़ता है कि मैंने वो रिकमेंडेशन को फॉलो किया है जो अम्बड्समैन द्वारा दिया गया है। इंश्योरर को अवार्ड भी मिलता है, इंश्योरर अवार्ड भी देता है अगर 30 डेज के भीतर उसके सारे ग्रीवेंसेस खत्म हो जाते हैं। इसका मैक्सिमम लिमिट अंडर डिस्प्यूट विच अम्बड्समैन शुड इंटरटेन 20 लाख है। कभी कभी पूछा जाता है कि अम्बड्समैन में स्टेट का कितना है, तो 20 लाख है उसका लिमिट। अब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें तो 2 और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो टोल फ्री नंबर, कभी कभी देख के कंफ्यूज किया जाता है कि ये टोल फ्री नंबर है या नहीं है, तो 155 255 1555 155 255 याद रखने में आसानी होती है। 155 255 ये टोल फ्री नंबर है रिड्रेसल के लिए कि आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं IRDA को। साथ में ईमेल के लिए complaints@irda.gov.in। इंश्योरेंस कस्टमर की बात करें तो कस्टमर हम कहते किसको हैं? द पर्सन हु इज़ रेडी टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज ये बिजनेस हैज़ टू ऑफर, उसको हम कस्टमर कहते हैं। अभी यहाँ पे देखने की चीज़ें हैं कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज या प्रोडक्ट और सर्विसेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो प्रोडक्ट्स आर टैंजिबल, सर्विसेज आर इनटैंजिबल। सर्विसेज आर इनटैंजिबल, इंश्योरेंस हमारा इनटैंजिबल है, तो इंश्योरेंस इज एक सर्विस है, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। इंश्योरेंस में इनटैंजिबल चीज़ों में हम इंश्योरेंस में केवल प्रोमिसेस देते हैं एक पेपर पे कि आपको इतने साल के बाद या इस कंडीशन में ये अमाउंट मिलेगा, ऐसा। तो इसे सर्विस इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। और कस्टमर वन हु इज़ रेडी टू बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो कस्टमर कहलाता है। अभी कस्टमर को 2 भागों में बांटा जाता है, वन हु आर द इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर एक ऑफिस के जो भी कलीग हैं, एक ऑफिस के जो वर्कर हैं, दोज आर द इंटरनल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर हु इज़ रेडी टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो हमको बाहर से खरीदता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को, वो हमारा एक्सटर्नल कस्टमर कहलाता है। इंटरनल जो वर्क फोर्स हमारे हैं वो सब इंटरनल कस्टमर होते हैं। मेंटेनिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाइल इन अ पॉलिसी और इन्फोर्स इज अ पॉलिसी सर्विसिंग एक्टिविटी। पॉलिसी का इंश्योरेंस के सर्विसिंग एक्टिविटीज़ में मेंटेनिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी PS का काम रहता है, पॉलिसी सर्विसेज का काम रहता है, ये सब कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आता है सर्विसिंग एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन का। फ्री लुक पीरियड इज ऑल्सो फॉर ए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फ्री लुक पीरियड क्या है? तो फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सेल होने के बाद 15 दिन तक, जिस दिन पॉलिसी का बॉन्ड उसके हाथ में आता है उस दिन से 15 दिन आगे तक कस्टमर चाहे तो वो पॉलिसी को फ्री लुक करा सकता है, पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। बहुत ही मामूली एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस इसमें कट होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। और वो पॉलिसी को फ्री लुक पीरियड में, ये 15 दिन का पीरियड फ्री लुक पीरियड कहा जाता है, और पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है फ्री लुक पीरियड में। पॉलिसी सेल हो गया और कस्टमर इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, कस्टमर को पसंद नहीं आया, हो सकता है उस एजेंट या पॉलिसी के कंडीशन से वो पहले नहीं समझा था, अब उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो नहीं समझ पाता है, तो इस 15 दिन के पीरियड को फ्री लुक पीरियड कहते हैं।
Accountability and corporate governance together are referred to the ethics in business. बिजनेस में इथिक्स बहुत ज़रूरी होता है. अकाउंटेबिलिटी और कॉरपोरेट गवर्नेंस जो कुछ भी है उससे सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में एक चैरिटी मेंटेन करना या अकाउंटेबिलिटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस दोनों को मिला के एथिक्स इन बिजनेस कहलाता है. फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इज ए एथिकल बिहेवियर. एथिकल बिहेवियर दोनों साइड से होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और बाहर भी. तो एथिकल बिहेवियर और ए फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इज एथिकल बिहेवियर. टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला आता है इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी को हम एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं. नॉर्मली पॉलिसी लेने के बाद जो बॉन्ड पेपर मेरे हाथ में मिलता है दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी या बॉन्ड पेपर. ठीक है, इस पे स्टेटेड होता है पॉलिसी के जो भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो उसके ऊपर अंकित होता है. साथ में पॉलिसी के डिटेल्स और प्रोमिसेस, जो कुछ भी इंश्योरर ने प्रोमिसेस किया है, हमसे प्रॉमिस किया है एट द टाइम ऑफ क्लेम और वट एवर जो कुछ मिसअपेंड होगा हमको मिलेगा, वो सारे डिटेल्स पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर अंकित होते हैं. नाउ इंडोर्समेंट, एनी अमेंडमेंट, कोई भी जो चेंजेज होता है स्टैंडर्ड पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस में, उसको हम लोग इंडोर्समेंट कहते हैं. ये सेपरेटली साइंड और साइंड रहता है, रिटन सेपरेटली. जो कुछ भी अमेंडमेंट होता है वो रिटन सेपरेटली होगा और साइंड बाय इंश्योरर होता है. पॉलिसी टर्म, पॉलिसी मेरी जिस अवधि तक के लिए चली, ये टोटल अवधि मेरा पॉलिसी टर्म होगा. सम टाइम पॉलिसी टर्म कुछ घंटों का भी होता है. एज पर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट होता है तो ट्रेवल में, जैसे एयर ट्रेवल के लिए अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं तो मेरा पॉलिसी टर्म्स कुछ आवर का होता है वन सिटी से अनदर सिटी जाने के लिए. अभी एक चीज़ और रहती है यहाँ पे, पॉलिसी टर्म और पीपीटी अलग अलग होता है. पीपीटी होता है प्रीमियम पेबल टर्म, ठीक है, और पॉलिसी टर्म टोटल पॉलिसी की अवधि होती है. अभी मेरी पॉलिसी जो कि यहाँ से लेके मैंने एक पॉलिसी ली और ये पॉलिसी मेरा 25 ईयर्स के लिए है, लेकिन प्रीमियम भरना हमको 16 ईयर्स के लिए. तो 16 ईयर वुड बी माई पीपीटी, प्रीमियम पेबल टर्म, बट 25 ईयर्स इज आवर पॉलिसी टर्म. मतलब पॉलिसी की अवधि मेरी 25 साल है, मेरी पॉलिसी 25 साल तक चलेगी, भले मैंने पीपीटी पैसा भरा है केवल 16 ईयर के लिए, राइट. तो प्रीमियम टर्म, प्रीमियम पेबल टर्म जहाँ तक हम प्रीमियम भरते हैं, और पॉलिसी टर्म जितने साल की पॉलिसी चलती है, वो 1-2 आवर के लिए भी होती है ट्रेवल इंश्योरेंस में. अब आते हैं सम एश्योर. सम एश्योर इज नॉर्मली अगर हम सम एश्योर की बात करें तो वैल्यू है टोटल मेरी पॉलिसी की, जो वैल्यू है वो वैल्यू सब्जेक्ट मैटर टू द इंश्योरेंस बिकम द बेसिक बेसिस ऑफ पेमेंट, जिसके आधार पर हमको पेमेंट मिलेगा जितने की पॉलिसी है, वो सम एश्योर कहलाता है. सम एश्योर को अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरर लायबिलिटी अंडर द पॉलिसी. इंश्योरर की जो मैक्सिमम अमाउंट लायबिलिटी है वो पेबल होता है सम एश्योर के आधार पे. तो सम एश्योर जितने की हमने पॉलिसी ली है वो हमारा सम एश्योर कहलाएगा. आते हैं क्लेम में. हम जानते हैं क्लेम 2 तरह का होता है, एक डेथ क्लेम, एक मैच्योरिटी क्लेम, ठीक है. अभी डेथ क्लेम को भी 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली डेथ क्लेम, नॉन अर्ली डेथ क्लेम. अर्ली डेथ क्लेम में अगर पॉलिसी लेने के 3 साल के भीतर लाइफ इंश्योरेंस में, पॉलिसी लेने के 3 साल के भीतर अगर डेथ होता है तो अर्ली डेथ क्लेम में आएगा, ठीक है. तो ये टर्मिनोलॉजी समझा. ए पर्सन हु इज मेकिंग A person who is making a claim is known as a claimant. जिसने क्लेम के लिए अप्लाई करता है, जिसको क्लेम चाहिए, वो क्लेमेंट कहलाता है. बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रपोजर है उसके एक्सपायर होने के बाद नॉमिनी क्लेमेंट बनते हैं, लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस में या जनरल इंश्योरेंस में जो क्लेमेंट है वही पॉलिसी होल्डर होता है. किसी के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, उसी ने क्लेम के लिए डाला, तो क्लेमेंट पॉलिसी होल्डर ही होगा. इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए लाइफ इंश्योर्ड, जो लाइफ इंश्योर्ड पर्सन है उनके डेथ होने के बाद जिसने भी क्लेम अमाउंट के लिए पेमेंट के क्लेम के लिए अप्लाई किया वो क्लेमेंट होता है.
अगर वो नॉमिनी है, अगर वो नहीं है, क्लेमेंट नहीं है, तो पूरा पैसा उनके नॉमिनी के जगह पे असाइनी को जाएगा। In the event of death of a life assured, the person making a claim is called claimant, right? One who would be the nominee, assignee or legal heirs. क्लेम के लिए जो अप्लाई करता है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी हो सकते हैं, या पॉलिसी अगर असाइन किया हुआ तो असाइनी होगा, और अगर पॉलिसी में नॉमिनी नहीं है तो उनके लीगल हेयर्स होंगे। अगर नॉमिनी 18 ईयर्स से बिलो है तो वहां पे हमको अपॉइंटी लगता है। ठीक है, अगर नॉमिनी 18 ईयर्स से कम है तो हमको अपॉइंटी लगेगा। नेक्स्ट, पेमेंट। सम टाइम जो इंश्योरर है पे क्लेम्स इवन इफ क्लेम इज नॉट पेएबल, क्लेम पेमेंट करना नहीं था बट उन्होंने क्लेम पेमेंट कर दिया, तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रीमियम को एक्स ग्रेसिया पेमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी क्लेम का एक पार्ट अलग रखा जाता है जिसको रिजर्व प्रीमियम या प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। लाइफ एश्योर्ड प्रीमियम रिजर्व इज कॉल्ड लाइफ फंड। अगर लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी में जो एक्स्ट्रा रखा जाता है, अलग रखा जाता है, उसको लाइफ फंड कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने के लिए है, ऑल रेवेन्यू गो इनटू द लाइफ फंड एंड, जो भी रेवेन्यू है गो इनटू द लाइफ फंड एंड ऑल क्लेम्स मेड आउट ऑफ द लाइफ फंड। नॉर्मल है। अब आते हैं डेफर डेट। डेफर डेट पॉलिसी कुछ बच्चों की पॉलिसी में या सीनियर सिटीजन की पॉलिसी में ऐसा होता है कि जब रिस्क कवर डेट अलग होता है। चाइल्ड की मैंने पॉलिसी ली, ठीक है, चाइल्ड की पॉलिसी के 2 साल के बाद आज अगर पॉलिसी लिया तो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि पॉलिसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट आज है, बट पॉलिसी स्टार्ट डेट ऑफ रिस्क जो है वो स्टार्ट होगा 2 साल के बाद। तो इस टोटल पीरियड जो बीच में है इसको हम लोग डेफर्ड डेट कहते हैं। ठीक है, अभी रिस्क कवर और पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद के डेट को, के बीच के डेट को हम रिस्क कवर कहते हैं। इट कैन बी यूज in the case of child policy where the risk cover begin on a different date from the commencement date of policy। ठीक है, इसी तरह पेंशन पॉलिसी में या एन्युटी पॉलिसी में मान लो किसी बंदे का एज है 35, उन्होंने पेंशन पॉलिसी स्टार्ट लिया है 60 से, मीन्स यहाँ तक वो पेमेंट करेंगे, इसके बाद टोटल यहाँ पे इस कॉर्पस पे उनको पेंशन मिलेगा। उन्होंने पेंशन पॉलिसी ली थी एट द एज ऑफ 35 बट पेंशन स्टार्ट हुआ एट द एज ऑफ 60, तो ये टोटल पीरियड उसका डेफरमेंट पीरियड हुआ। ठीक है, पेंशन जो स्टार्ट होता है उसको डेफर्ड डेट कहते हैं। ठीक है, पेंशन या रिस्क जिस डेट से स्टार्ट होता है उसको डेफर्ड डेट कहते हैं, और इन बिटवीन जो कुछ भी टाइम रहता है उसको डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। द टाइम बिटवीन कमेंसमेंट डेट, जिस दिन पॉलिसी लिया था या जिस दिन रिस्क कवर स्टार्ट हुआ या पॉलिसी स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट है, और डेट डिफर डेट जिस दिन से उनको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है, या बच्चों की पॉलिसी में रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अब आते हैं इंश्योरेंस में कुछ भी अगर चेक करना रहता है तो वो रेशियो के हिसाब से ही चेक होता है। रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू द प्रीमियम इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो। रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू द प्रीमियम इज नोन एज एक्सपेंस रेशियो। इन जनरल इंश्योरेंस में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड इनकर्ड क्लेम रेशियो, ICR, इनकर्ड क्लेम रेशियो। अभी इनकर्ड क्लेम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो क्लेम पेड ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल में जो कुछ भी क्लेम पेड हुआ, प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डिवाइड बाय, ये टोटल डिवाइड किया गया है प्रीमियम इनकम से। अगर ये डिवाइड करेंगे प्रीमियम इनकम से तो टोटल जो कुछ भी मेरा है वो हमको, ये टोटल फार्मूला ICR का होता है, इनकर्ड क्लेम रेशियो का। ओके, ये फार्मूला समटाइम पूछा जाता है। असाइनमेंट,
पॉलिसी लेने के बाद, इंश्योरेंस लेने के बाद वो चाहे तो ये पॉलिसी के सारे बेनिफिट को ट्रांसफ़र की जाती है या कर सकता है राइट टू द अनदर पर्सन। इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। नॉर्मली हम अगर होम लोन लेते हैं तो उतने की ही एक पॉलिसी बैंक हमसे करवा के खुद के नाम से, बैंक के नाम से असाइन कर ली जाती है। इससे क्या होता है कि कल को अगर मेरा डेथ होगा तो जितना मैंने होम लोन लिया है वो पूरा पैसा बैंक को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी और घर मेरा सुरक्षित रहेगा। या असाइनमेंट में मैं किस असाइनमेंट को बेसिकली गिरवी रखना या गिफ्ट देना, अगर हमको किसी को गिफ्ट देना है या पॉलिसी को असाइन करके उसके ऊपर लोन लेना है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह का होता है ये, फुल या पार्शियल। फुल या पार्शियल जिसको कि कंडीशनल या एब्सोल्यूट के भी कहते हैं। अभी वन हु ट्रांसफर इज द राइट इज कॉल्ड असाइनर। जिसने ये ट्रांसफर किया वो कहलाएगा असाइनर, और जिसके अनदर पर्सन इज कॉल्ड असाइनी। एक बार किसी ने सेकेंड पर्सन को असाइन कर दिया सारे पॉलिसी, देन उस सारे राइट अनदर पर्सन के पास चले जाते हैं और फिर वो डिसाइड करेगा कि ये पॉलिसी उसको रीअसाइन करना है या नहीं करना है। मेलस और नॉन क्लेम बोनस। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉर्मली अगर क्लेम नहीं सबमिट किया, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मैंने उसका क्लेम सबमिट नहीं किया, तो जो टोटल और पॉलिसी को मैं रिन्यू करता रहा, ठीक है, दे मे बी गिव द नो क्लेम बोनस। अभी नॉर्मली अगर मेरा पॉलिसी 1000 रुपया हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का था और मैंने कोई क्लेम सबमिट नहीं किया तो मेरा 0.05% यानी 50 रुपीज़, यानी नेक्स्ट मंथ मेरा ये क्लेम का 1050 रुपया हो जाएगा। फिर क्योंकि मैंने क्लेम सबमिट नहीं किया तो इंश्योरर क्या करती है, नो क्लेम बोनस के नाम पे उसका सम एश्योर या बेनिफिट बढ़ाते जाती है विद द सेम प्रीमियम में। बट इफ पॉलिसी होल्डर हैड क्लेम, अगर मैंने क्लेम सबमिट किया था और इट एक्सीड, उसने एक्सीड कर जाती है जो स्पेसिफिक लिमिट से, जितने की पॉलिसी जितने का बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको एक्सीड करता है, द प्रीमियम विल इंक्रीज, प्रीमियम मेरा बढ़ जाएगा। और ये इंक्रीज प्रीमियम ही मेलस कहलाता है। नॉर्मली ये हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। अलग अलग तरह के पॉलिसीज होते हैं। वैल्यू पॉलिसी, जितना वैल्यू असेट किया गया था उतना पैसा मिल जाता है, दैट इज वैल्यू पॉलिसी। समटाइम फुल वैल्यूड पॉलिसी, सम एश्योर को ही हाउस होल्ड में ही जितने की सामान थी उसको मान लिया जाता है कि ये फुल वैल्यू पॉलिसी है, वैल्यूड पॉलिसी है, पूरा का पूरा पैसा उनको मिलता है। लॉस, फर्स्ट लॉस, डिटेरिएशन के साथ वैल्यू लॉस होता है, और फिर जितने का है जनरल इंश्योरेंस में, आज जितने का था नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू कम हो जाएगा, फिर वही उसका सम एश्योर होगा, तो इसको फर्स्ट लॉस पर कहते हैं। फ्लोटर पॉलिसीज हेल्थ इंश्योरेंस में रहती है। मान लो अगर पूरे फैमिली ने 10 लाख का एक फ्लोटर पॉलिसी लिया है तो ये उसके हस्बैंड को, उसके वाइफ को, उसके चाइल्ड को, जिसको भी ज़रूरत होगी वो सब पॉलिसी ले सकते हैं, सब इंश्योरेंस ले सकते हैं 10 लाख का अगर मेडिक्लेम किया, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस में फ्लोटर पॉलिसी रहती है। डिक्लेरेशन पॉलिसी, पहले से ही कंडीशंस वगैरह डिक्लेयर रहती है तो वैसे पॉलिसी को डिक्लेरेशन पॉलिसी कहते हैं। एक होता है सेलिटियम फंड। अब इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम ध्यान से देखें, सेलिटियम फंड किसको कहते हैं, एक्चुअली इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी जो भी है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है एक फंड को, और ये फंड कहाँ यूज होता है, टू पे द क्लेम फॉर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, ठीक है, वेयर द मोटर व्हीकल डिसअपियर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अगर किसी मोटर व्हीकल ने किसी को एक्सीडेंट किया और डिसअपियर हो गया, पता ही नहीं चला वो कौन था, किसके नाम से होगा, एक्सीडेंट का पैसा उसको भरना था, वो गायब है, बाय दैट केस, हिट और रन केस में, नॉर्मली इट रेफर टू द हिट और रन केस में ये सोलिटियम फंड का यूज होता है और वहाँ से ही पैसा मिलती है। तो हिट एंड रन केस में सोलिटियम फंड यूज होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के लिए। एक क्वेश्चन आता है IBNR का फुल फॉर्म, ये इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम्स, इसको हम लोग IBNR कहते हैं।